हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं संजय रामफल ट्रेवल व्लॉग और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त संजय रामफल। जी हां दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूं एक ऐसी यात्रा पर जो परिंदों के दीवाने हैं और उन्होंने जो बेजुबान परिंदे हैं उनके लिए जो घर बनाए हुए हैं। और आपको ये भी बता दें कि हज़ारों की तादाद में पक्षी उनके घर में आते हैं और दाना चुगते हैं और कुछ पक्षी तो यहाँ पर रहते भी हैं। तो हम बात कर रहे हैं चरखी दादरी के जो एक बेहतरीन आर्टिस्ट भी रह चुके हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अशोक स्वामी जी की। हम आपको उनसे रूबरू करवाएंगे और बताएंगे आपको कि पक्षियों से जो प्रेम है उनका, उनके लिए उन्होंने काफ़ी रुपए खर्च करके वो घर बनवाए थे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। आइए आपको रूबरू करवाते हैं अशोक स्वामी जी से। दोस्तों, हमारे साथ अशोक जी जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आपने सर ये आलिशान जो परिंदों के लिए, बेजुबानों के लिए कर रखा है, वो उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कैसे आपका शुक्राना अदा करूं। लेकिन ये एक पक्षियों के प्रति जो आपका प्रेम है, लगाव है, वो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, पक्षियों के प्रति जो मेरा लगाव है, मेरे चाचा फकीरचंद जी होते थे, उनका पूरा जीवन जो है वो भुजिया का खोमचा लगाते थे उस समय। और उनका जितना भी कमाई होती है, 8 रुपया, वो जितना भी वो परिंदों को डालते थे। उनका ये नियम था। और उनके आशीर्वाद से आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं, जो उन्हीं के आशीर्वाद से पहुँचे हैं, हमें इस लायक बनाया। उनसे प्रेरणा लेकर मैंने जो है ये पक्षियों के लिए ये बनवाए, घर बनवाए। और दिल में इतनी प्रसन्नता हुई जिसका मैं कोई बयान नहीं कर सकता। क्योंकि जो बेजुबान पक्षी हैं, इनके बारे में हर इंसान विचार करे और विचार करे कि इन बेजुबानों के लिए भी मैं कुछ करूं। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और अल्लाह पाक, खुदा ताला, वाहिगुरु गॉड, उनका एक ही नियम होता है। उन्हीं की प्रेरणा से, चाचा फकीरदास जी की प्रेरणा से मैंने घोंसले बनवाए और ये चौतरा बनवाया, जहाँ पर जो है बेजुबान पक्षी सुबह सुबह आते हैं, दिन में सारे दिन आते रहते हैं और भोजन करते हैं, पानी पीते हैं। जब उनको देखता हूँ तो आत्मा में इतना प्रसन्नता होती है जिसका मैं कोई बयान नहीं कर सकता। जैसे आपको एक बात और बता देना चाहते हैं सर, जो इनकी संघर्ष भरी कहानी है उसके बारे में तो अक्सर जो शहर के लोग हैं, ज़िले के लोग हैं, वो जानते हैं। लेकिन आपको भी हम बता दें कि ये जो इनके बेटे हैं वो आईएएस ऑफिसर हैं और टॉप रेंज में वो आईएएस ऑफिसर बने थे। और इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत एक रेहड़ी से की थी और रामलीला के भी ये काफ़ी अच्छे कलाकार रहे हैं। तो हम उनसे प्रेरणा लेंगे, उनसे सीखेंगे कि उन्होंने अपने बेटे की तैयारी कैसे करवाई, कि एक रेहड़ी लगाकर उन्होंने आज इस पद तक अपने बेटे को पहुंचाया, वो भी हमसे शेयर करेंगे। जी अशोक जी। हाँ जी, मैं अपनी जीवनी के बारे में आपको पहले बताना चाहूँगा। जब मैं 12-13 साल का था तो उस समय जो था वो थी आर्थिक स्थिति थी बहुत अच्छी नहीं थी। और घर के अंदर बाजरा की रोटी खाने के लिए मेरे को कहते भी बाजरा की रोटी खा। बाजरा की रोटी से मुझे एलर्जी थी
और रोटियों में फिर मैंने जो है वही बाजरा रोटी 2 बनाती मेरी माँ जो थी, वो सामने पड़ोसन तक कहती रामबाणी ये 2 रोटी ले ले मेरा बेटा, बाजरा रोटी नहीं खाता, गेहूं की रोटी दे दे। मेरी माँ ने जो था, मैं जब देख रहा था रोटी नहीं मिली तो मैंने दादरी से मैं भाज गया और रिवाड़ी जाकर एक दादरी का ठेकेदार था जिसने बस अड्डा के ऊपर कन्हैया ने ठेका ले रखा था परांठे बनाने का। मैंने उससे कहा भाई मैं दादरी से आया हूँ ताऊ, और ऐसे ऐसे मैं आपके पास काम कर लूँगा, मुझे रख लो आप। उन्होंने कहा ठीक है भाई, आपकी यह जिम्मेवारी है, आप सवेरे सवेरे परांठे सेक दो और आपका यही काम है। और परांठों पर मैं जब चम्मच से घी लगाने लगा तो नहीं भाई चम्मच से घी नहीं लगाएगा, ये लोगड़ का फवा ले इससे घी लगाए। मैं ठीक है जी। और उस समय जो था मुझे परांठे मिल जाते, गेहूं की रोटी मिल जाती, शाम को चवन्नी ठन्नी दे देता था कन्हैयालाल जी, उसके मैं आम वगैरह खाकर बड़ा मस्त रहता था। सर ये कौन से सन की बात है? ये सन की बात है जी, आज से मेरी उम्र जो हुई आज से 50 साल 55 साल पहले, 55 साल पहले जी जी जी। फिर आगे क्या हुआ सर? आगे क्या हुआ, फिर मैंने जी मैं दादरी आ गया। फिर मैंने एक रेहड़ी जो थी वो किराए पे ली। एक दुकान जो थी पहले हमारी थी, किराए पे ले रखी थी मेरे पिताजी ने, मैंने वह खोली। उसके ऊपर मैं दूध लाता गसोला से और से साइकिल पर लाकर उसकी वो आइसक्रीम बनाता, कुल्फी बनाता, उसको जमा कर और वह रेहड़ी ले जाकर मंडी में सारे घूम कर बेच कर शाम को आ जाता था। जी सर। और सर बाद में आपकी सिचुएशन इतनी कमज़ोर होने के बावजूद, इतना संघर्ष करने के बाद बेटे को आईएएस पद तक ले जाना, इसके बारे में भी थोड़ा सा। वो गुरु कृपा से ये सब कुछ होता है, गुरु की कृपा से होता है, संतों की कृपा से होता है। एक रोज़ मैंने विचार किया भाई 15 साल तुरे को रेहड़ी लगाते हो लिए, बाबू ठेकेदार ने भी दुकान, बाबू छोले वाले ने भी दुकान कर ली, हाँ जी, ये भी रेहड़ी लगाता, तो अब तू भी क्यों न तेरे को दुकान मिल जाए घूमते घूमते। और मैंने ऐसा विचार ही आया था, सच्चाई बताऊंगा आपको भाइयों, जब मैं रेहड़ी लेकर रात को 10 बजे घर की तरफ चला तो मैं काट मंडी की तरफ से रेहड़ी लेकर आता था। उस रोज़ एक रोज़ शाम को जब मैंने प्रेरणा ली तो मेरी रेहड़ी खुद ये इधर की तरफ आ गई, सिटी थाना की तरफ, दुकान की तरफ से मैं रास्ता पकड़ा मैंने। फिर मैंने देखा कि एक दुकान बन रही थी, 2 दुकान और दुकान बन रही थी, तो मैंने पता किया, सोचा भाई ये तो अच्छी दुकान है, यहाँ पर रेहड़ी लगा के तो अपना काम चला लेगा स्वामी जी। मैं ताऊ पे गया, अमर सिंह ताऊ था लादानपाना के अंदर। मैंने कहा ताऊ जी ये दुकान आप मुझे किराए पर दे दो और मैं हर महीने आपको एडवांस में किराया दूंगा। तो ताऊ अमर सिंह बहुत अच्छे आदमी थे, उन्होंने कहा तू किराए को पार देगा? मैं बिल्कुल पार दूँगा किराया जी। तो 1200 रुपये उसने एडवांस मांगे और मैंने ये कहा भाई एडवांस दूंगा। उस समय मैंने 1200 रुपये में, आज से 40 साल पहले किराए पर दुकान मिली रेहड़ी लगाने के बाद। फिर धीरे धीरे मैंने वहाँ पर रेहड़ी लगा ली। पैसे नहीं थे कुर्सी लाने के लिए, छाया करने के लिए, बड़ी परेशानी। उस परेशानी में मैंने अपने रिश्तेदारों से कुछ उधार के तौर पर ये भी कहा भी कोई लोन वगैरह दे दो, बैंक का मैनेजर है मेरा साला जो था बैंक मैनेजर था, मैंने कहा भाई कुछ लोन दिला दो, मैं ये दुकान ली है और ये छपरी डाल के अपना काम शुरू करूँगा। उसकी बहू ने कहा नहीं जी हमारे यहाँ तो लोन क्या बैंक ने लोन देना बंद कर रखा है। मैंने नहीं कहा, मेरी मिसेज ने कहा था अपनी भाभी से। उन्होंने ये कहा मैं भाई चलो अब आगे कभी इसके यहाँ कलाम नहीं करेंगे, जो बुरे वक्त में काम आता है वही अपना होता है। उसके बाद हमने कभी कलाम नहीं किया, न हम गए आना जाना बंद, क्योंकि जो बुरे वक्त के अंदर जो होता है वो अपना होता है। तो वो तो रिश्तेदार थे, 5-4 हज़ार रुपया बैंक से लोन दिला सकते थे, नहीं मिला। उसके बाद भाइयों मैंने रेहड़ी अपनी खड़ी कर ली दुकान के ऊपर कि मैं टूम छल्ली थी सौरभ की मम्मी की, वो सारी गिरवी टेक कर वो पैसे में ले आया, छपरी डाल दी, रेहड़ी खड़ी कर दी, शाम को रेहड़ी भीतर कर जाता। तो इस तरीके से गुरु कृपा से, गुरुओं का आशीर्वाद हुआ। वहीं पर जितने मेरे ग्राहक थे आइसक्रीम के वाले, मैंगो शेक वाले, जो मैं रेहड़ी पर बेचता था, वो सारे वहाँ आने शुरू हो गए
और गुरु कृपा से बहुत अच्छा काम चल पड़ा। उसके बाद ये APJ जो स्कूल था इसका प्रिंसिपल था बंगाली, और मेरी दुकान पर आता था। उसने कहा, मैंने वैसे परिचय किया, जी आप नौजिया, मैं APJ के अंदर प्रिंसिपल हूँ, मैं जय हो प्रिंसिपल साहब की। फिर मैंने उनसे निवेदन किया, भैया ऐसे ऐसे अपना बेटा है, उसको भी दाखिला दिला दो KG में। तो उन्होंने कहा भी लेकर आओ। तो जी मैं उनको सौरभ बेटे को, सौरभ की मम्मी के साथ मैंने भेजा और उन्होंने दाखिला दे दिया। उसके बाद ये शुरू से लेकर आखिरी तक 12वीं में भी इसको APJ के अंदर 96-97% नंबर से टॉपर आया था जी APJ में 12वीं में दादरी। उसके बाद मैंने इसको जी BTech में दाखिला दिलवाया भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी दिल्ली से। और मैं इसको एक ही कहता था, भाई तेरे पापा ने जो संघर्ष किया है, रेडी लगाई है, 8वीं फेल है, लेकिन कोई भी माता पिता की यही इच्छा होता है, भाई तूने तो पढ़ाई नहीं की एजुकेशन, लेकिन तेरे औलाद बच्चे तो आगे जाए। तो जी मैं उसको यही कहता। और जब भी ये IPS के रिजल्ट निकलते थे मैं उनको देखता था और उसको कहता, सौरभ देख ये रेडी वाले का लड़का IAS बन गया भाई, यो देख टैक्सी चलाने वाले का IAS बन गया भाई। तो मैं उसको हर बार ये चेताता रहता था, बोलता हाँ पापा बन गया, बहुत अच्छा, हाँ माँ भी तो सपना पूरा करो, सपना पूरा करो। तो जी वो 12वीं में इसने जी BTech करने के बाद, ये BTech भी इसने टॉपर की थी। उसके बाद इसको बंगलोर के अंदर नौकरी मिल गई इंजीनियर की, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ये वहाँ पर बंगलोर में इसको नौकरी मिल गई, इंजीनियर लग गया। 1-2 साल के बाद इसकी तरक्की हो गई, ना पापा मेरी तरक्की हो गई। और मैं और भी, मेरे को तो अमेरिका भी इतना रुपया दे रहा है इतना। फिर मेरे को गुस्सा आया, भाइयों और अमेरिका की ऐसी की तैसी हिंदुस्तान की सेवा कर, तू हरियाणा के अंदर आ जा बेटा और मेरा सपना पूरा कर दे। तू एक्शन लग जा, DSP लग जा और या SDM लग जा, तो मेरा सपना पूरा होगा। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, पैसे का क्या करेंगे भाई, पैसे तो भगवान ने अपने को दाल रोटी इतना दीजिए तो मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और अतिथि न भूखा जाए, तो पैसे का क्या करेगा भाई। तो मैंने उसको कहा। फिर मैंने जो था अपने रिश्तेदारों की मीटिंग बुलाई, मेरे समधी बेटी दामाद सारे इकट्ठे मीटिंग बुलाई और मैंने उनके बीच में उससे कहा, भाई अगर तू मेरा सपना पूरा करना चाहता है, संघर्ष करना चाहता है, पापा से तूने कुछ सीखा हो, तो आज से जो है ना तो SDM की तैयारी कर दे। उसने कहा, भाई SDM तो मैं पापा नहीं मानूंगा, क्योंकि SDM में अप्रोच चलती है और मैं IAS बनकर ही दादरी आऊँगा। उसके बाद वो लगन से लग गया और मैं उसको यही कहता, भाई ऊर्जा कहाँ पर है, मूल बांध सर गगन समाना, सुखमन यूतन लागी, काम करो दो भय पलीता, जहते जोगन जागी। मैं कहता उसको, भाई सौरभ ऊर्जा का उर्दीकरण करो, देखने में, बोलने में, सोचने में, भविष्य में, अतीत में ऊर्जा जाती है, वर्तमान में ठहर जाती है। ऊर्जा का उर्दीकरण करो और एक लव वाली लगन पहुँचना है, ले जाती है इंसान को अल्लाह तक। ये मोहब्बत बड़े काम की चीज़, जब अगर सच्चा लगन है तो मंजिल दूर नहीं भाई सौरभ। और ऐसे या तो मैं उसको कहता, भाई या तो आशिक झूठा या कसूर कर उठा, जो तेरा मासूक तुझसे रूठा, तू मेरा सपना पूरा कर, ऊर्जा का उर्दीकरण कर और ऊर्जा को पूरी की पूरी ऊर्जा को एक तरफ लगा दे, लक्ष्य की तरफ लगा दे। उन्होंने कहा यस पापा ऐसा ही होगा। उसके बाद जो था जी वो ये छुट्टी की जब हो जाती कंपनी से, वो लाइब्रेरी में बैठ जाता था, ज्योग्राफी की तैयारी करता रहता 12-1 बजे तक, और वो तैयारी भी करता, नौकरी भी करता। फिर उसने पहला पेपर दिया, मैंने 5 बजे टेलीफोन किया, हाँ भाई सौरभ कैसा पेपर बोला, पापा ओके। मैं कॉन्फिडेंस, उन्होंने यस कॉन्फिडेंस पापा थैंक यू। दोबारा दूसरा पेपर दिया तो 5 बजे मैंने टेलीफोन किया, भाई सौरभ कैसा पेपर, बोला पापा ओके। मैं कॉन्फिडेंस, बोला यस पापा कॉन्फिडेंस, मेरे को संतुष्टि होगी। मैंने पहले लोगों से कहना शुरू कर दिया, भाई मेरा बेटा जो है DC बनेगा। तो जी ये और हंसते, भाई ये अभी कहाँ बना, ये इतनी, उससे कहता है, मैं जिक्र कर देता था अंदर से अपने साथियों से। तो जी उसके बाद पक्का मुझे विश्वास था और सच्चाई एक और मैं आपको सच्चाई आपके सामने रखना चाहूँगा भाइयों। मैं
बाबा रविदास जी, कबीरदास जी, धन्ना जी, सैन जी, पिपा जी, जितने भी संत हुए, नानक जी और आपके जी ये मोहम्मद सबको मानता हूँ, एक धर्म है सारा। और मैंने बाबा रविदास जी से प्रार्थना की, बाबा रविदास जी मैंने अपने जीवन के अंदर आपसे कुछ नहीं मांगा, मैं मंदिर के अंदर भी कुछ नहीं मांगा, न मंदिर में मैं कभी गया, सच्चाई तो आपको बात ही, घट में ही मंदिर है, मन चंगाते कटौती में गंगा, तो घट में मंदिर है तो मैं कभी मंदिर भी नहीं गया, लेकिन ध्यान में बाबा रविदास जी के रहा। बाबा रविदास जी के आशीर्वाद से और मेरे चाचा फकीर चंद जी के आशीर्वाद से सौरभ जो है आज इस मुकाम पर है। इस मुकाम पर पहुंचने के बाद भी मैंने एक ही बात कही, भाई अगर मेरे इलाके का, दादरी का इलाके का कोई भी आपके पास आया, उसको खाना खिलाना, ठहरने का प्रबंध करना, यही तेरे पापा की इच्छा है। अगर तू इसके विपरीत गया तो पापा की आत्मा दुखित होगी, ये तू ध्यान रख ले। और मुझे तेरे से कुछ चाहिए भी नहीं, भगवान की कृपा से मौज है, और यही मेरे चाहिए भी। आकर मुझे ये कहे भी सौरभ ने बहुत अच्छा स्वागत किया, बहुत, तो मेरी आत्मा खुश होगी। मैंने ये कहा आज जो है आप लोगों की, गुरुओं की कृपा से आपकी सेवा गंगानगर के अंदर बेतौर कलेक्टर आपकी सेवा कर रहा है, और भगवान से ये प्रार्थना है ये जन सेवा में लग जाए, गरीबों की मदद की। मैं तो यही कहता हूँ भाई सुन, गरीबों की मदद करना, गरीबों की मदद करना, और जितना हो उसके भला करना। नो पापा ऐसा ही होगा, आप निश्चित रहो, निश्चित रहो, निश्चित रहो। ये मुझे जवाब देता है, ये मेरी हिस्ट्री है, मैंने जो आप लोग को बताया, ये सच्चाई है। सर एक प्रेरणा का जो स्रोत होता है माता पिता का आशीर्वाद ही होता है, उनके संस्कार होते हैं जो युवा पीढ़ी में आगे तक जाते हैं। और आपकी जो मेहनत लगन थी वो आज इस मुकाम पर दुनिया लोगों की जुबान पर बोल रही है। इसलिए हमारे शहरवासियों को तो खुशी है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान को भी फक्र है आप पे। और बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको दिखाते हैं हम। ये इन्होंने परिंदों के लिए घोंसले बना रखे हैं, देखो दोस्तों ये। और दोस्तों काफ़ी तादाद में यहाँ पे पक्षी थे सर, मैंने काफ़ी दिन पहले देखे थे, लेकिन आपने उनको आज़ाद कर दिया। हाँ हाँ, मैंने यहाँ पर जो था गुरु जी, सच्चाई बताऊंगा भाइयों, मैंने पहले तोते पाले, भाई तोतों के, भाई ये तोते को मैं इनके अंदर रहते थे। फिर एक जो है सौरभ का जन्मदिन आया तो मेरे दिल में विचार आया भाई इनको आज़ाद कर दो, मैंने सारे तोते आज़ाद कर दी, सच्चाई है। उसके बाद जो था इसके अंदर कबूतर वगैरह अपने आप आ जाते हैं, अपने आप चले जाते हैं। और मैंने जो था कबूतर भी मंगाए, सफ़ेद कबूतर, मैं भाई ये इनमें रहेंगे, इनकी सेवा होती रहेगी, ऐसा विचार मैंने आया। लेकिन कबूतरों को जब मैंने देखा ये भी बंधन है, ये भी अच्छा नहीं है भाई, इनको भी उड़ा दो, मैंने उनको भी उड़ा दिया। आज वो जो है ना बसेरा कहीं भी करते हो, यहाँ भी बसेरा रह जाते हैं, इसमें भी आ जाते हैं, और कहीं भी आ जाते हैं, वे आते रहते हैं, सुबह दर्शन देते हैं। और भाइयों सच्चाई आपको बताऊंगा कि कनागतों के अंदर कागला कहीं देखने को नहीं मिलता, और यहाँ पर कनागतों के अंदर कम से कम 40-50 काग देवता कागभूषण जी महाराज आते हैं, और भुजिया खा कर जाते हैं। काग भुजिया खाकर पसंद करता है, वे जाते हैं। ये उन्हीं का मार्गदर्शन में देते हैं, वैसे ही सब होता है। मैंने कुछ नहीं किया, ये तो सब सर गुरुओं का आशीर्वाद है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं अशोक जी। और सर सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने अपने घर के पीछे है कम से कम 100 गज के करीब है जो पक्षियों के लिए इन्होंने विशेष है जो जाल लगाया हुआ है। और आप ये घर देख रहे हैं, बड़े ही बेहतरीन ढंग से मिस्त्री को बुलवाकर ये बनवाए गए थे, और काफ़ी तादाद में पक्षी यहाँ पर रहते थे। और इन्होंने जब इनके बेटे का जन्मदिन था सौरभ जी का, तो इन्होंने सोचा कि सारे पक्षियों को आज़ाद कर दिया जाए, ताकि क्योंकि वो उनका भी जीवन स्वतंत्र होना चाहिए। जैसे आम आदमी जीता है, तो पक्षियों ने क्या ऐसा गुनाह किया है कि उन्हें कैद में रखा जाए, तो इन्होंने आज़ाद कर दिया, और वो आज़ाद हैं। और भी हम बात करेंगे, आपको पूरी जो जानकारी है हम आपको देंगे कि किस प्रकार से इन्होंने ये तैयार करवाया था।
आपको जानकारी के लिए ये भी बता दें कि जो अशोक स्वामी जी का घर है, उन्होंने 100 गज जो ज़मीन बची हुई है अपने पार्क के लिए, तो उन्होंने पक्षियों के लिए स्पेशल वहाँ पर एक जाल बनाया हुआ है, जाल के अंदर, ताकि कोई जंगली जानवर जैसे बिल्ली वगैरह वहाँ ना घुस सके और परिंदे हैं वो आसानी से दाना पानी चुग सकें। और सबसे ख़ास बात ये है, ये एक स्वीट्स की दुकान चला रहे हैं परशुराम चौक के पास, और काफ़ी मशहूर इनकी दुकान है स्वामी स्वीट्स के नाम से। और जो पैसा वो कमाते हैं वो परिंदों और धर्म के कामों में ही अपना पैसा लगाते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, ऐसा जो परिंदों से प्यार करने वाला इंसान इस धरती पर कम ही मिलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे आगे भी शेयर करना ना भूलें, ताकि लोग ऐसे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अपने घर में थोड़ा सा जगह निकालकर परिंदों के लिए भी आशियाना बनाएं, ताकि प्रकृति का जो संतुलन है वो बना रहे और जो घर में एक पक्षियों की चहचहाहट ऐसे ही बरकरार रहे और ये प्रकृति ऐसे ही हंसती खेलती रहे।